बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने ऐवान सदर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से हल्फ लिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की जो दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया है। असद कैसर साहब ने मुतालबा किया है कि साइफर और 9 मई के मामले पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। PTI ने इसके खिलाफ जो है अदालत जाने का ऐलान किया है। क्या कहेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले पर? देखें जी, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से तो ये तवक्को थी और बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है कि इस पर हैरत नहीं हुई PTI के को। लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी न्यू टेक इस्लामाबाद का। आज मुझे बड़ा शर्फ हासिल हुआ वहाँ जाने का और उनके अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो हैं, बड़ी एक शानदार यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में मौजूद है। और ये यूनिवर्सिटी जो है ये ख़ास तौर पे सिर्फ यानी आप समझें कि टेक्नोलॉजी के ऊपर ये काम कर रही है। यहाँ से मास्टर्स भी कर रहे हैं, PhD और रिसर्च पेपर्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे, और बड़ी तहकीक हो रही है और बहुत ज़्यादा पुरानी यूनिवर्सिटी नहीं है। तो वहाँ पर कोई 2-2.5 घंटे मुझे स्टूडेंट्स के साथ उनके और उनकी फैकल्टी के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला। और एक ऐसा सब्जेक्ट जो 8-10 साल से जिसमें मैं ख़ुद भी इन्वॉल्व हूँ अदर देन मीडिया, उस पर बात की उनके साथ और बहुत बड़ा लुत्फ़ आया। और मतलब फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इसको एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह लें, उस पर उनके साथ इंटरेक्ट किया और उसमें मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग की डेप्थ्स से स्टार्ट करते हुए और उसके बाद फिर फाउंडेशन मॉडल्स क्या हैं और LLM पे चले गए और फिर क्लाउड कंप्यूटिंग पे और फिर साइबर कहीं डिस्कस हो गया और बिग डाटा और सोर्सेज क्या हैं उसकी और बहुत कुछ। तो इसमें जो है वो एक तो इस बात का अंदाज़ा हुआ कि स्टूडेंट्स कितने ब्रिलियंट हैं वहाँ पे और वो किस कदर वहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं और वो किसी भी तरह से उन्हें अगर मौके मिलें, क्योंकि कई मुल्कों में मुझे कॉन्फ्रेंसेस में और बाहर लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला है, MIT, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, इधर उधर, यानी उनकी फैकल्टीज़ के साथ भी और कॉन्फ्रेंस। लेकिन यहाँ जो स्टूडेंट्स मुझे मिले किसी भी तरह से उनका मेयार मुझे कम नज़र नहीं आया उन स्टूडेंट्स के साथ या उस रिसर्च के साथ जो बाहर हो रही है। तो मैं इनकी फैकल्टी का भी शुक्रगुजार हूँ और स्टूडेंट्स का भी कि इन्होंने मुझे वहाँ आने की आज दावत दी और इंटरेक्ट मैंने किया और फिर सवाल व जवाब भी हुए, टेक्निकल भी हुए, नॉन टेक्निकल भी, लंबा सेशन चला। लेकिन ये है कि ये देख के बड़ी खुशी हुई कि हमारे जो नौजवान हैं पाकिस्तान के, वो टेक्नोलॉजी की तरफ काफ़ी ज़्यादा उनको दिलचस्पी भी है और वो आगे बढ़ना भी चाहते हैं और बढ़ भी रहे हैं। ठीक है, तो यही हमारा फ्यूचर है, टेक्नोलॉजी ही फ्यूचर है। पूरी दुनिया का फ्यूचर जो है वो टेक्नोलॉजी की तरफ ही दुनिया जा रही है और हर फील्ड में जा रही है, चाहे वो मेडिसिन हो, सिंथेटिक बायोलॉजी के ऊपर बात रह गई आखिर में थोड़ी सी, उस पर भी बात होती, लेकिन वक्त चूँकि काफ़ी ज़्यादा हो गया था। लेकिन इसमें असल जो बात है वो ये है कि यहाँ पर टैलेंट बहुत है नौजवानों में, यूथ में, और ना सिर्फ उसमें हमारे बच्चियाँ भी, जो नौजवान लड़कियाँ जो तालिबात थी वहाँ पे, वो भी बहुत ज़्यादा मतलब है कि उनको भी मैंने बहुत इन्वॉल्व देखा। और तो मेरे लिए तो बड़ा एक नया किस्म का तजुर्बा था कि यहाँ पे इतना टैलेंट है। बस ये है कि वो उसको थोड़ा सा यानी कहते हैं ना कि मौका मिलना और आगे निकलना और कैसे मूव करना है और कैसे आगे जाना है, स्टार्टअप्स की दुनिया क्या है और ये सारा, तो मतलब बहुत कुछ हो रहा है। तो और वो बड़े अपडेटेड
सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो सबसे ज़्यादा वो बिल्कुल अपने उनकी फैकल्टी भी और उनके स्टूडेंट्स भी वो बिल्कुल जो लेटेस्ट रिसर्च है वो उसके हवाले से वो काम कर रहे हैं। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला यूनिवर्सिटी को भी कामयाब करे और इनके स्टूडेंट्स को भी और सबको। तो ये तो एक ज़ाती बात यहाँ पे हो गई। बाकी जो तवक्को अब यही थी कि ये सीट्स नहीं मिलेंगी तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद को। लेकिन एक बात जो और हलफ बर्दारी की तकरीब हुई आज शहबाज शरीफ साहब की, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला नहीं थे। मैं इस पर दोबारा एक बात इसी इंट्रैक्शन के हवाले से कहूँ कि देखें, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप अपने लाइफ में एक चल रहे होते हैं एक चीज़ लेके, और कभी आप नहीं तसव्वुर करते कि वो चीज़ें सारी घूम फिर के एक जगह आ जाएंगी। मिसाल के तौर पर डीप न्यूरल नेटवर्क्स की बात हुई, तो ये डीप न्यूरल नेटवर्क्स एक बिल्कुल एक टेक्निकल सी चीज़ है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। लेकिन जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं उनको डीप न्यूरल नेटवर्क का पता है, और उनको NLPs का भी पता है कि क्या होती हैं, उनको LLMs का भी पता है, उनको ये सारी टेक्निकल टर्म्स का पता है। लेकिन ये सारा जो जो ढांचा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और डीप न्यूरल नेटवर्क्स का, ये बेसिकली वो न्यूरॉन्स जो आदमी के किसी भी इंसान के दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं उनको देख के उसमें डेंड्राइट्स कहाँ से जा रहे हैं और उसमें तो मतलब उसी तरह से फिर वहाँ पे कनेक्शंस कैसे हैं, उन पे वेट्स कैसे बढ़ाना है, बैक प्रोपेगेशन कैसे, उन्हीं टेक्निकल टर्म्स। लेकिन वो ह्यूमन, आपने एनाटॉमी अगर ज़िंदगी में कभी बायोलॉजी या आपने न्यूरो साइंसेस पढ़ी हों तो फिर ये जो सारा सिलसिला है इसको समझना बड़ा आसान हो जाता है। क्योंकि ये भी आप रोबोटिक्स भी पढ़ रहे हैं तो एक्चुअली आपको वही जो आपकी एक ज़माने की स्टडी है तो वो उसके साथ लिंक हो रही है। तो मेरे लिए ये सब्जेक्ट ज़रा कंपैरेटिवली आसान है। मतलब इंसान जो है उसका रूह को आप निकाल दें तो इंसान का जो जिस्म है सारा का सारा वो मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री है या फिज़िक्स है, ठीक है ना। साइंस मतलब आपको वही खाक में मिलके खाकी, तो वो सारे केमिकल्स हैं या मैथमेटिक्स हैं या जो है वो फिज़िक्स है या, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग। और अभी तो ज़ाहिर है एक क्वांटम का दौर आएगा तो उस वक्त क्या IBM वालों ने बड़ी रिसर्च तेज़ी के साथ कर रहे हैं, तो फिर ये सारे जो कंप्यूटर्स हैं ये क्या करेंगे क्या नहीं कि, तो फ्यूचर जो है AI का वो अगले चंद सालों में बहुत पाकिस्तान को, इंडस्ट्रीज़ को और यहाँ पे जो एजुकेशन का पूरा सिलेबस है इसको तब्दील ये हो जाएगा ख़ुद ब खुद ही। क्योंकि नई जॉब्स क्रिएट होंगी और कई जॉब्स जो हैं वो नई जॉब्स की शक्ल ले लेंगी, यानी वो ख़त्म हो जाएंगी और नई जॉब जनरेट होंगी। तो ये सारा कुछ होने जा रहा है पाकिस्तान। अच्छा, कमिंग बैक, जो तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं ना, वो जो उनके रहनुमा हैं वो बहुत परेशान नहीं है। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि वो परेशान नहीं है। वो कह रहे हैं कि जो हम चाह रहे थे वही वैसे ही हो रहा है तकरीबन। और ये जो अगर हमें सीटें मिल जाती ना तो हमारा वो बयानिया ख़त्म हो जाता, जो बयानिया हमें इस वक्त चाहिए पार्लियामेंट के अंदर या आवाम के सामने कि देखें हमारे साथ ये जो कुछ हुआ है इलेक्शन में वो इस इलेक्शन कमीशन ने किया है। तो अगर इलेक्शन कमीशन ये फैसला हमारे हक में करता तो हमारा वो बयानिया ख़त्म हो जाता कि इलेक्शन कमीशन तो हमारे साथ बड़ा फिर वो हुकूमत के बेंचों से आवाज़ आ रही होती, देखा आप इल्ज़ाम लगा रहे थे ये तो आपके हक में आ गया फैसला, आपको अच्छा लगता है, कोई आपके फ़ायदे में चीज़ आ जाती। तो वो कहते हैं कि जी ये जो फैसला हुआ है ये हमारे बयानिए को मजबूत कर रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसमें इस इलेक्शन में गड़बड़ घोटाला किए बड़े पैमाने पे 45 और 47 के हवाले से। अच्छा, हुकूमत ज़ाहिर है मुतमईन हुई है इस बात की, क्योंकि ये सीटें जो हैं ये फिर जो हुकूमती पार्टियां हैं उनमें ये सीटें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी गालिबन, और इसी में से फिर सेनेट का इलेक्शन होगा और इसी में सदारती इलेक्शन होगा। जो तहरीक इंसाफ है वो अदालतों में इसको लेके जा रही है। और मैंने उनसे ऐसे उनके वकला से बात की, मैंने कहा जी अदालतों से तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं मिल रही। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब इस दफ़ा शायद मिल जाए आगे जाके। ये बड़ी एक अजीब बात उन्होंने कही। मैंने कहा जी अच्छा, कहते हैं हाँ, कहते हैं ये केस कुछ ऐसे हैं, ये जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो ये जो मामलात हैं सारे ये कुछ इस तरह से हैं कि हो सकता है हमें आगे जाके किसी मरहले पे रिलीफ मिल जाए। तो मैंने कहा अच्छा ये चलें, ये तो एक इनकी तरफ से इस तरह की बात हो रही है। इन्होंने कहा हम इसीलिए इसको फ़ौरन अदालतों में लेके जा रहे हैं।
एनीवे तो एक अच्छा वो थोड़ी सी वो स्पेस खुली है ना अब, यानी ईवान में तकरीरें हो रही हैं, वो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो पोजीशन है वो मेरा ख्याल है बैरिस्टर गौहर साहब के पास चली गई है। अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है, इसमें बैठ के सारी वो जो अकाउंटेबिलिटी और केसेस और फाइल्स मंगाओ और मतलब अकाउंटेबिलिटी का जो है ना पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के पास ही होती है, तो वो उनके पास है। और फिर उमर अयूब साहब मौजूद हैं, फिर बाकी सारी शख्सियात मौजूद हैं, फिर ये भी जारी हो गया फरमान के सारी तकारीर दिखाई जाएंगी जो वो किया करेंगे, तो उनको एक अच्छी स्पेस मिल गई और एक बयानिया भी मिल गया है। अच्छा अब वही बात कि हुकूमत इसको कैसे काउंटर करती है, अभी काबीना ने आना है और काबीना की वही 2 4 5 वजारतें जो हैं वो इम्पोर्टेंट होंगी और साथ ही उसके जो है वो उसमें वज़ीर ख़जाना कौन होता है, और वही मैं बात कह रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा जो है ना वो इसको आप इस तरह समझें कि लोगों को हकीकत बतानी चाहिए कि भाई माशी मसाइल क्या हैं। दूसरी मेरी गुजारिश है शहबाज शरीफ साहब से कि वो खुदारा अपनी तकरीर में ये बार बार कहना बंद कर दें, मतलब हमारे मसाइल हैं, माशी मसाइल, हमारे प्रॉब्लम्स हैं, हम सब कुछ, ये जो जुमला है ना बार बार कि मैं दूसरा मुल्क में जाता हूँ और मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाहता कि मैं वहाँ जाके बात करूँ लेकिन मुझे करना पड़ता है, मतलब ये जो जुमला है ना, मुझे कासा लेके जा, मतलब ये जुमला कहने की ज़रूरत क्या है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। मतलब है कि मुल्क में बड़ा पोटेंशियल है, आप की यूथ बड़ी एनर्जेटिक है। मैं तो आज इंटरेक्ट करके आया हूँ, वो थोड़े से वो डाउन भी थे कि ये क्या हो रहा है जी, और ये एक्स सर्विस बंद है और आप ये कह रहे हैं कि जी मतलब है कि 5G में हम पीछे रह गए, तो वो जाहिर है कि जो मुल्क में एक अनसर्टिनिटी है उसका असर तो पड़ रहा है नौजवानों पे, बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा आपकी यूथ मुतासर हो रही है। लेकिन इशू ये है कि वो जो उसका ये हल नहीं है कि जो ये जो इसके अल्फाज थोड़े से इसके मुनासिब अगर कर लें, शहबाज शरीफ साहब उनसे मुलाकात होगी तो मैं गुजारिश भी करूँगा कि ये जो है ना कि मुझे अच्छा नहीं लगता लेकिन मुझे करना पड़ता है, मुझे अच्छा तो नहीं लगता लेकिन अपने बरादर मुल्कों के पास जाके मुझे मांगना पड़ता है, ये जो जुमला है ना इसको ज़रूरत नहीं है कहने की। मतलब ये तो पब्लिक ने लोन आपने लिया है, पब्लिक ने टैक्सेस लगेंगे, वो पब्लिक वापस करेगी, इसमें जो है इसमें तो ऐसा कोई रोल नहीं है। तो ब्यूरोक्रेट्स भी अगर हों, देखिए ना शमशाद अख्तर साहिबा अब थी यहाँ पे, तो वो बजट तो सारा ब्यूरोक्रेसी बनाती है, वही आगे बात करती है और उन लोगों को बहुत बेहतर डील करना आता है IMF के साथ और बाकी जो लोग हैं। वो एक आपको फेस चाहिए होता है एनर्जेटिक सा, जो जो नए दौर की यानी आज की जो या आने वाले सालों की कुछ इकोनॉमी को ज़रा समझे, अभी से फोरसी करे, तो पता है फिनटेक क्या है, ठीक है, टेक्नोलॉजी कैसे आ रही है और जो है ये फाइनेंस में, और ये कि आगे जाके आप डिजिटल करेंसी पे अगर जाते हैं, अगर आप किसी डिजिटल करेंसी से हट के अगर ब्रिक्स में आप जाते हैं, आपके मुख्तलिफ मुल्कों के साथ तिजारत क्या डॉलर में होगी या डॉलर में नहीं होगी, लोग मतलब थोड़ा सा हम आउट ऑफ द बॉक्स हमारी इकोनॉमी भी आगे उसको लेके जाना पड़ेगा। तो ये ख़जाना बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसकी खारजा वजारत खारजा ज़ाहिर है कि और भी 2 4 5 वजारतें, तो वहाँ से पीपल्स पार्टी अभी शायद नहीं आ रही, लेकिन ये है कि पीपल्स पार्टी जो है वो पीपल्स पार्टी और MKM वो बहरहाल हुकूमती बेंचों पे हैं, देखें आगे किस तरह से होता है। लेकिन वो अभी तक पॉलिटिकल आप कहें ना कि हलफ बर्दारी तो हो गई, तो थोड़ी सी बेचैनी है। अच्छा बेचैनी जो है वो एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ में थी, इलेक्शन के बाद हुकूमत के जो यानी जो बेंचेस हैं ना, मैं शहबाज शरीफ साहब की बात नहीं कर रहा, हुकूमती बेंचेस वो चूँकि क्लैरिटी नहीं है कि हमने वज़ीर बनना है नहीं बनना, हम इधर हैं हम उधर की बात कर रहे हैं साथ, तो वो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ की पोजीशन ऐसी है कि वो मतलब काबीना में नहीं भी हैं, उस बेंचेस पे भी बैठे हैं, हालांकि वो हुकूमती बेंचों से ज़्यादा वो बेंच अट्रैक्टिव हैं इस वक्त क्योंकि वहाँ पब्लिक की खुली टुली बात हो रही है, लेकिन वो यहाँ पे हैं, फिर उनको जवाब देना पड़ता है वहाँ पे। तो बहरहाल देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये सियासी जो हिजान है ये किस तरफ जाके, लेकिन ये है कि इसको ठीक होना पड़ेगा। ये जो है ना ये आवा का आवा ही बिगड़ा हुआ है इस करंट सेटअप का, इसको कहाँ से ठीक होगा कैसे ठीक होगा, लेकिन ये होगा तो फिर ये पार्लियामेंट आगे चलेगी और ये वही मैन मेड क्राइसिस इसको बड़ी आसानी से ठीक किया जा सकता है अगर लोगों की नीयत ठीक हो कि हमने इसको ठीक करना है, मुल्क को आगे लेके चलना है। अच्छा, और नीयत में फतूर ना हो,
दूसरी जो बात है वो ये है कि एक दिन आज का गुजर गया और जंगबंदी नहीं हुई, और ये पीर का रोज़। अच्छा, अब पीर का रोज़, और इसमें प्रेसिडेंट बाइडन ने अमीर कतर से बात की, उसके बाद मिस्र के सदर से बात की, और फिर उन्होंने ये पब्लिकली सेथ मायर के शो में ही कहा कि मंडे तक जो है वो सीज़ फायर हो जाएगा और 6 हफ्ते की जंगबंदी हो जाएगी। और उसके बाद फिर उसके बाद प्रेसिडेंट बाइडन ने जो है वो, जब ये गज़ा पे जाहिरियत हुई और जहाँ पे वो खुराक के लिए बच्चे और औरतें और लोग जा रहे थे और वहाँ पे उनके ऊपर हमले हुए, तो उसके बाद अमेरिका ने, ये बात पहले भी मैं हम डिस्कस कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, कि उन्होंने पहली दफ़ा जो है वो एयर ड्रॉपिंग की। 38,000 जो मील्स हैं, हलाल मील्स, उन्होंने एयर ड्रॉप की, अद्वियात भी। लेकिन जो जंगबंदी है वो जंगबंदी अभी तक नहीं हुई, बल्कि हुआ ये है कि एक तो जो उनकी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं कैमिला हैरिस, वो आज अभी कुछ देर के बाद वो बेनी गांज से मुलाकात कर रही हैं, जो वज़ीर दिफा हैं और जो कि शदीद मुखालिफ हैं नेतन्याहू के। उनसे उनकी मुलाकात हो रही है आज, और उस मुलाकात से पहले जो है वो उन्होंने एक तकरीब से ख़िताब किया है वहाँ पे, और वो तकरीब से ख़िताब वहाँ पे एक ह्यूमन राइट्स का एक कोई 60 साल पहले एक मुजाहरा हो रहा था, तो वहाँ पे वो क्लैश हुआ, तो उसकी यादगार में एक वहाँ पे एक मुजाहरा हर साल होता है, तो वो एक मुजाहरा हो रहा था वहाँ पे, उसमें उन्होंने एज अ चीफ गेस्ट उसमें पार्टिसिपेट किया। और ये सख्त तरीन अल्फाज अगर मैंने किसी अमेरिकन ओहदेदार की ज़बान से ये लफ्ज़ सुने हैं सख्त, तो वो पहली दफ़ा मैंने कैमिला हैरिस की ज़बान से सुने। अच्छा, कैमिला हैरिस जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स इसकी सुर्खी लगा रहा है कि हैरिस कॉल्स फॉर एन इमीडिएट सीज फायर इन गाज़ा। ये फर्स्ट स्लाइड, इमीडिएट सीज फायर इन गाज़ा। और वाइस प्रेसिडेंट जो है उन्होंने हमास से कहा कि 6 हफ्ते के लिए एग्री करें और फाइल पे उस पे सीज फायर पे, और इसराइल से कहा कि वो इमदाद को जारी करें। उसके बाद रॉयटर्स कह रहा है कि कैमिला हैरिस ब्लंट गज़ा वर्ड्स रिफ्लेक्ट इंटेंस गवर्नमेंट फ्रस्ट्रेशन ओवर वॉर। यानी ये अल्फाज बड़े शदीद अल्फाज हैं ये, ठीक है। अच्छा, CNN कह रहा है कि हैरिस एस्केलेट्स एडमिनिस्ट्रेशन कॉल्स फॉर गज़ा सीज फायर। अब सीज फायर का लफ्ज़ आ रहा है। अच्छा, तो ये जो है ये वॉशिंगटन पोस्ट ये कह रहा है 5th स्लाइड के, राइवल ऑफ नेतन्याहूज विजिट्स यूएस, यानी जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि वो बड़े सख्त मुखालिफ हैं बेनी गांज, जो कि फ़ौज के सरबराह भी रहे हैं और वज़ीर दिफा भी रहे हैं, सिग्नलिंग वाइडर क्रैक्स इन इसराइल्स वॉर टाइम लीडरशिप। अच्छा, तो अब ये भी एक तहकीकात हो रही है कि ये जो बेनी गांज गए इनका ख़र्चा किसने उठाया अमेरिका जाने का, क्योंकि जो वाशिंगटन में इसराइली एम्बेसी है उसको नेतन्याहू के ऑफिस ने कहा है कि ये वज़ीर दिफा वहाँ पे आ रहे हैं, इनको प्रोटोकॉल भी नहीं देना और इनको ये बग़ैर इजाज़त के अमेरिका का दौरा कर रहे हैं। नेतन्याहू की तबीयत ख़राब होने की भी ख़बरें, वहाँ का मीडिया कुछ ऐसा मीडिया जो मतलब हेब्रू मीडिया है वो वहाँ का ये भी कह रहा है कि नेतन्याहू की शायद तबीयत ठीक नहीं है। पहले भी वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, अभी भी शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं, आज 1-2 मीटिंग्स उन्होंने अपनी कैंसिल की हैं। लेकिन जो बेनी गांज है उनकी भी मुलाकात हो रही है अभी, आज थोड़ी देर में मुलाकात होगी, तो कल तक उसकी क्लैरिटी आ जाएगी। और जो क्रैक्स हैं ये बहुत ज़्यादा बड़े नज़र आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इतमार बेनवीर को तो उन्होंने ब्रीफिंग्स नहीं दे रहे, वो अलग हो गए। नेतन्याहू यहाँ पे हैं, इनके वज़ीर दिफा वहाँ चले गए हैं अमेरिका, उनको कैमिला हैरिस बुला रही है अभी, और उससे पहले उन्होंने बड़ा सख्त बयान दिया है इसराइल के ख़िलाफ़ और पैलेस्टीनियन के हक़ में कि भाई इसको सीज़ फायर की तरफ लेके जाएं। और उसके साथ ही जो काहिरा में मुज़ाकरात हैं वो मुज़ाकरात ख़त्म नहीं हुए। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि इसराइल ने अपना डेलीगेशन वहाँ नहीं भेजा, इसराइल ने अपना डेलीगेशन वहाँ नहीं भेजा, और इसराइल का कहना यह है कि जी हमास ने चूँकि हमें वो लिस्ट फराहम नहीं की कि जिसमें
कितने लोग ज़िंदा हैं, कितने लोग ज़िंदा नहीं हैं हमारे जो ये रमाली थे, तो इसलिए हम अभी इस वक्त हम मुज़ाकरात में शामिल नहीं हो रहे। लेकिन कल रात को भी मुज़ाकरात हुए, आज दिन में भी हुए, उसमें कतर, मिस्र, अमेरिका और हमास, यानी ये 4 पार्टीज मौजूद थी, इसराइल मौजूद नहीं था। तो इसराइल में चूँकि नेतन्याहू जो हैं वो उन्होंने कहा कि हम तो हमें लिस्टें नहीं दी गई तो हम इसलिए रुक गए, और हमें कतर ने कहा है कि भाई आप हम हर रोज़ एक बंदे को वो छोड़ेंगे, और ये इसमें अमेरिका है, बाकी लोग कमिट कर चुके हैं सारे मामला। और मैं ये पहले भी बात कह चुका हूँ कि इसमें मॉस्को में जो भी मीटिंग्स हुई वहाँ पर भी क्लैरिटी आ गई कि भाई हमास और फ़लस्तीनी अथॉरिटी एक साइड पे, और आगे जो भी सारा माहदा तो तय हो चुका है, सिर्फ साइन होने थे। हमास पहुँच गया, हमास वहाँ पहुँचा हुआ, हमास का डेलीगेशन, इसराइल का डेलीगेशन नहीं पहुँचा। और आज वो तारीख़ है जिसके बारे में प्रेसिडेंट बाइडन ने कहा था कि मुझे हर हाल में अमीर कतर से उन्होंने कहा था कि मुझे ये डील चाहिए फौरी तौर पे। अच्छा, अब सवाल ये है कि व्हाट नेक्स्ट। जो इसराइल में अब इस वक्त जो इंतहा पसंद है वो ये कह रहे हैं कि जो याह्या सिनवर हैं, जो हमास के सरबराह हैं गज़ा के अंदर, वो चाहते हैं कि जंगबंदी ना हो। ये उनका मीडिया प्रोपेगेंडा है, और ये रमज़ान के अंदर भी लड़ाई हो। हमास के लोग फौरी तौर पे, और सारे फ़लस्तीनी फौरी तौर पे ये शहादतें ख़त्म करवाना चाह रहे हैं। अब उन्होंने एक नई कहानी डाली है कि वो हमास चाहती है कि ये बाकी गज़ा के लोग भी, और ये याह्या सिनवर और ये सारे, और ये हम मतलब हमास चाहती है कि हम फ़लस्तीनियों को मारते रहें, और ये फ़लस्तीनी अथॉरिटी भी चाहती है कि हम फ़लस्तीनियों को मारते रहें, और सारे फ़लस्तीनी चाहते हैं कि हम फ़लस्तीनियों को मारते रहें। मतलब एक अजीब किस्म की उन्होंने आज एक नई लॉजिक वहाँ पे बहस शुरू हो गई है। तो इसलिए हम इसलिए कर रहे हैं कि वो ये तो खुद चाहते हैं कि हम उनको मार दें सबको, और ये जो हैं ये बाहर घूमते रहें और लोग इनके मर जाएं यहाँ पे। यानी वो जो याह्या सिनवर जो अंदर मौजूद हैं वो भी चाहते हैं कि मैं यहीं पे मर जाऊँ, जंगबंदी यहाँ पे, और जो फ़लस्तीनी गज़ा में फंसे हुए हैं सारे वो भी चाहते हैं कि मर जाएं। तो इसलिए वो चूँकि चाहते हैं मर जाएं, तो इसलिए वो मुआहदा नहीं कर रहे। तो ये अब देखना है कि कैमला हैरिस और अच्छा कल आज तो कैमला हैरिस से इनकी मुलाकात है, अभी तक जो बात है वो जैक सुलिवन से, और कल वापसी इनकी अगर होती है बैक टू तल अवीव, तो कल इनकी शायद सेक्रेटरी ब्लिंकन से भी मुलाकात हो, बेनी गांस की, और इशारा होगा, सिर्फ इशारा होगा, और यहाँ धड़न तख्ता हो जाएगा नेतन्याहू हुकूमत का, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन का लफ्ज़ होता है ना, फ्रस्ट्रेशन का लफ्ज़, कि आप तमाशा बन गए अमेरिकन प्रेसिडेंट कि भाई आप बार बार कभी कतर से कह रहे हैं, कभी आप किसी से कह रहे हैं, कभी आप चाइना से कह रहे हैं, कभी आप कह रहे हैं कि जो है वो ईरान को मैसेज भिजवा रहे हैं, कभी आप सऊदी अरेबिया से बात कर रहे हैं, कभी आप मतलब पूरी दुनिया, आखिर में नेतन्याहू नहीं सुन रहा, नेतन्याहू नहीं, तो वो मतलब एक तमाशा सा बन गया है पूरी दुनिया में कि भाई ये क्या है। तो इसलिए अमेरिका अब ज़रा थोड़ा सा बिल्कुल क्लैरिटी के साथ वो शो कर रहा है कि हम सामने आ गए हैं, लेकिन क्या वो नेतन्याहू से जंगबंदी नहीं करवा सकता, तो फिर मेरा ख्याल है कि बाइडेन इंतज़ामिया का वहाँ पे होना या ना होना वो बराबर है। वो एक नेतन्याहू से जंगबंदी नहीं अगर करा सकते, पेरिस अकॉर्ड उनका पूरी CIA इन्वॉल्व है, उनके आप ये देखें सेक्रेटरी डिफेंस जो हैं वो जंग के ख़िलाफ़ हैं, तो फिर क्या है, सेक्रेटरी ब्लिंकन दौरा करके हर एक को कमिटमेंट करके गए हैं आखिरी दौरे में कि मैं ये माहदा कंप्लीट कराऊँ, इस पर साइन करेगा नेतन्याहू। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है कि अच्छा, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि वहाँ पर गुफ्तगू जारी है, वहाँ पर गुफ्तगू जारी है और वहाँ मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या उन मुज़ाकरात में कोई यहाँ से ऐसा भी मुमकिन है कि कोई ओहदेदार, जिस तरह वज़ीर दिफ़ा से बात हो रही है, तो वज़ीर दिफ़ा वहाँ से ओके कर दे। वज़ीर दिफ़ा वाशिंगटन में है ना जी। तो वज़ीर दिफ़ा कहे कि ठीक है, मैं, और चूँकि मोसाद का चीफ और शिन बेत का चीफ तो आपसे CIA से डायरेक्ट बात कर रहा है, तो वो है और मैं डिफेंस मिनिस्टर हूँ, और मैं कहता हूँ कि ठीक है मेरी तरफ से, और मैं अपना वहाँ से वहीं से वो साइन कर देते हैं, या वहाँ से मैं एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ही नहीं बुलाया अमेरिका ने वहाँ पे, और नेतन्याहू ऐसे ही नहीं कह रहे कि इसराइल की एम्बेसी वाशिंगटन में इनको, अच्छा फिर वो ये भी कह रहे हैं मैं तहकीकात करूँगा इसकी टिकट वगैरह और वहाँ ठहरने का इंतज़ाम किसने किया, अमेरिकन ने तो नहीं फंडिंग की, हमने तो नहीं की, मतलब अमेरिकन ने अमरीकी एजेंट करार दे दिया इसराइल ने अपने वज़ीर दिफा को। ये दिन भी आना था कि ये अमरीकी एजेंट हैं, ठीक है ना, ये उनके पैसों पे हैं, और ये हमारे मुल्क के अंदर जो है ना अमरीकी हैं ये, तो ये दिन भी आना था। अब देखिए ना कि अमरीकी साजिश बकौल नेतन्याहू उनके ख़िलाफ़ हो रही है, और जिसमें उनका
हर दिल मकबूल आम जो मुत्तक़ी वज़ीर आज़म, क्या बात की, मतलब ये अजीब सी एक बात है। बहरहाल तो ये नेतन्याहू और नेतन्याहू की मकबूलियत ख़त्म है, तक बिल्कुल ख़त्म है। नेतन्याहू ने वैसे ही इनकी हुकूमत गिर जानी थी, ये जो अदालतों के ऊपर इसने असॉल्ट किया था, लेकिन मेरे 7 अक्टूबर आ गई तो ये बच गया। अब देखना ये है कि अगले चंद घंटों में वहाँ से क्या ऐलान सामने आता है, क्योंकि कैमिला हैरिस की ये सीज़ फायर वाले बयान के बाद और बार बार बाइडन का फ़ोन करना अमीर कतर को। अच्छा, एक और ख़बर, ये स्काई न्यूज़ अरेबिया ने चलाई है खबर, स्काई न्यूज़ अरेबिया यानी जो अरबिक है उनका। और स्काई न्यूज़ अरेबिया ने कहा कि प्रेसिडेंट बाइडन ने का जो है वो उन्होंने टेलीफोन उठाने से इनकार कर दिया नेतन्याहू का। नेतन्याहू फ़ोन कर रहे थे, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। ये जो गज़ा में जो कत्लेआम हुआ है ना, जिसके बाद एयर ड्रॉपिंग हुई है, तो बाइडन ने फ़ोन नहीं उठाया। अब इसराइल का मीडिया उसकी तरदीदें करता फिर रहा है स्काई न्यूज़ की, कि स्काई न्यूज़ पे गलत खबर चली है, फेक न्यूज़ है। हम वहाँ थे तो हमने तो कोशिश भी नहीं की बाइडन से बात करने की। नेतन्याहू तो बहुत बड़ी चीज़ है, नेतन्याहू क्यों बात करेगा बाइडन से। उधर से उन्होंने चला दी कि बाइडन से बार बार टेलीफोन पे बात करने की कोशिश कर रहा है, वो प्रेसिडेंट बाइडन बात नहीं कर रहे। तो एक अजीब सी सूरत हाल पैदा हो गई है इसराइल के लिए, नहीं अमेरिका के लिए, कि वो आप मतलब ये क्या है भाई, सीआईए का चीफ घूम रहा है उधर, ये और फिर ये चूँकि वहाँ पे टेंशन बहुत ज़्यादा शदीद हो गई है लेबनान बॉर्डर्स पे भी, तो वहाँ पर भी इनके जो इमॉस हस्टिन, वही शख्स जो कि एनर्जी को देखते थे, जो कि मेडिटेरियन सी में और बाकी गैस के ज़खायर और ये सारे, वो लेबनान में मौजूद हैं, कि ये लेबनान को किसी तरह, क्योंकि वो लेबनान वाले भी कह रहे हैं कि भाई एक मिनट हट जाओ, आप यहाँ पे हर थोड़े दिन बाद आ रहे हो, 7 अक्टूबर से लेके अब तक हमने रोका हुआ अपने आप को, आप हर थोड़े दिन के बाद आ जाते हो, कहते हो कि प्लीज़ जंग नहीं आगे बढ़ाइएगा, हम अभी सीज़ फायर करवाते हैं। तो हिजबुल्लाह उनकी बात भी सुन रहे हैं, लेकिन साथ जो ऊपर से जो उन्होंने हिसाब किताब बराबर करना है इसराइल का, वो भी साथ कर रहे हैं। इधर से ये 2 मिसाइल मारते हैं, वो 3 मार देते हैं उधर से। तो ये गुस्सा जो है फिर गज़ा पे उतारते हैं, और मगरबी किनारे पे कई सालों के बाद रमल्ला का जो इलाका है, रमल्ला जो है फ़लस्तीनी अथॉरिटी का, जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, ठीक है, मगरबी किनारे पे। तो वहाँ पे 6 घंटे का ऑपरेशन किया इन्होंने कल रात को, सालों के बाद इसराइली आर्मी ने। उसमें एक बच्चा भी शहीद हो गया एक और। ये वेस्ट बैंक पे हुआ है, और ये तब हुआ है जब महमूद अब्बास जो हैं कल अंकारा में होंगे। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि टर्की और रशिया इस पूरे मामले में गारंटर का रोल प्ले कर रहे हैं। तो रशिया में तो वो मीटिंग हुई, अब महमूद अब्बास जा रहे हैं रजब तैयब एर्दोगन से मिलने के लिए कल। और ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो टर्की, ये सारे मुल्क, इनकी पोजीशनिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है और कॉम्प्लेक्स भी है, इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है। अब देखें, तैयब एर्दोगन कुछ अर्से पहले इजिप्ट गए हैं, वो तारीखी वाक़या था। अब महमूद अब्बास टर्की आ रहे हैं। हमास टर्की में ऑलरेडी उनकी प्रेजेंस रही है पिछले दिनों में, बल्कि यहाँ तक था कि मोसाद कत्ल कर देगी दूसरे मुल्कों में। टर्की ने मोसाद के लोग पकड़े हुए हैं। महमूद अब्बास वहाँ जा रहे हैं, और महमूद अब्बास का वहाँ जाना ज़ाहिर है कि चूँकि इस पूरे अगले सेटअप में गारंटर टर्की, और अब ये नेतन्याहू हाँ करे ना करे, क्योंकि ये जो खबर आई है ना वहाँ से कि जी मुज़ाकरात जारी हैं, आज भी इसराइल की गैर हाज़िरी में भी मुज़ाकरात जारी हैं, और इसराइल के नुमाइंदे जो हैं वो उनके वज़ीर दिफ़ा अमेरिका में बैठे हैं। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि, और नेतन्याहू बीमार हो गए, उन्होंने 2 मीटिंग कैंसिल की और वो बीमार हैं। क्या ऐलान होता है सीज़ फायर का? नहीं होता। और अगर नहीं होता, और रमज़ान, बिल्कुल रमज़ान सर पे खड़ा है, और वहाँ पर तो लाशें वहीं पे दफन हो रही हैं, और बीमार जो लोग हैं वो अब तकरीबन, मतलब वो भी रोज़ दम तोड़ रहे हैं, वो वहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो अमेरिका ने भी एक दफ़ा वहाँ पे एयर ड्रॉपिंग कर दी, वो एक दफ़ा करके तो बार बार, तो उन्होंने भी ये सोची कि ना कि भाई ये सीज़ फायर हो जाएगा 1-2 दिन में, तो एक दफ़ा ये सबको, दुनिया को दिखा दो कि भाई हमने भी मदद पहुँचाई है ऊपर से, क्योंकि फ्रांस वाले कर रहे हैं, और कतर वाले कर रहे हैं, यूएई वाले कर रहे हैं, जॉर्डेनियंस कर रहे हैं, लेकिन दोबारा करते हुए अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि उन्होंने मंडे को सीज़ फायर का कहा था। उन्होंने कहा था ये सामान काफ़ी होगा, और फिर मंडे को सीज़ फायर। मंडे जो है वो आज अमेरिका का तो अभी शुरू होगा दिन। तो देखते हैं आज सारा दिन अमेरिका से क्या खबर आती है अगले 24 घंटे में। अमेरिका से नहीं खबर आएगी तो ये मुज़ाकरात फिर कैसे जारी हैं। यहाँ अमेरिकन्स भी हैं, कायरा में अमेरिकन्स भी बैठे हैं, अमेरिकन्स, कतर, हमास, ये सारे लोग मौजूद हैं। यूरोप के भी कुछ लोग हैं, अरब मुल्क भी हैं दूसरे, ये सारे मौजूद हैं काहिरा में, और ये टॉक्स आगे इनकी जा रही हैं। अब ये सारी जो पोजीशन है इसमें एक तो ये हो गया,
साथ ही और डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं। ये बराह रास्त, मैं दोबारा ही बात करूँगा, ये बराह रास्त पाकिस्तान के अंदर जो केओस है ना, बाहर से मुबारक बातें आ रही हैं, शहबाज शरीफ साहब को चाइना से भी आई है, सऊदी भी, लेकिन वो मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो केओस है और पाकिस्तान के अंदर जो अफरा तफरी है, उसको बड़े गौर से देख भी रहे हैं कि यार ये क्या हो रहा है, ये स्टेबिलिटी क्यों नहीं आ रही। हमने आगे जाके मईशत के हवाले से, इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से और हवालों से बहुत सारी बात करनी है, जो रीजनल आपके ब्लॉक्स जन्म ले रहे हैं, जो फॉरेन पॉलिसी है, आपके ताल्लुकात हैं दूसरे मुल्कों के साथ, तो स्टेबिलिटी आएगी तो फिर बात आगे बढ़ेगी, वरना तो मुल्क एक जगह पे आपको सुबह से लेकर शाम तक मतलब अदालतें या ये है कि बाकी वो जो मौसम के हवाले से जो तबाहकारी है वो, या फिर पार्लियामेंट, तो इसके अलावा जो है लोग अब यही सारा दिन देखते रहेंगे तो मेरे जैसे लोग मतलब अब क्या मतलब है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी नहीं काम करेगी मतलब अपनी इंटेलिजेंस तो जा चुकी है, मतलब कुछ बचा नहीं दिमाग में कि ये क्या होता है, सारा दिन सुबह से शुरू होता है और रात तक चलता रहता है रोज़। तो ये कहीं ख़त्म हो स्यापा तो मुल्क आगे चले और ज़रा ये ठंडा हो जाए, सारा मामला ठंडा हो जाए। लेकिन इलेक्शन के बाद मैंने वही बात की कि मज़ीद इंतशार और मज़ीद कन्फ्यूजन और मज़ीद पैनिक बढ़ गई है, तो देखते हैं कि ये इस्तेकाम किस तरह आता है और इंतशार किस तरह खत्म होता है। ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तो डॉक्टर साहब आप ये कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला आया है, पीटीआई उस पर मुतमईन है फैसले पे। पीटीआई का बयान ही है ना कि इलेक्शन कमीशन जो है हमारे खिलाफ गया है और हमारे खिलाफ साजिश हुई है, इलेक्शन कमीशन जो है वो इस्तीफ़ा दे, और ये तो एक पॉलिटिकल बयान ही है उनका है। ये फैसला अगर उनके हक में आता तो फिर उसके बाद हुकूमत की तरफ से बात की जा रही होती कि देखें ये इनके हक में आया है, तो अभी किस तरह इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है। तो इलेक्शन कमीशन का वही फैसला आया जो पीटीआई को सूट करता है असल में, उनके सियासी बयानिए को आगे, क्योंकि वही कह रहे हैं कि जी ये तो हमारे खिलाफ रहे हैं और अदालतों से हमें इंसाफ मिलेगा, अदालतों के पास जाएंगे। तो ये लेकिन उसके नतीजे में ये जो सारी बातें तो अपनी जगह हैं, लेकिन आप ये देखें ना कि वो इस्तेहकाम कैसे आएगा। असल तो मैं वही बात बार बार दोहराता हूँ कि पार्लिमान है ना, और पार्लिमान के अंदर अब ज़ाहिर कमेटीज़ बैठेंगी, कुछ उधर के अरकान आएंगे, इधर के आएंगे, चलें ये सीटें नहीं भी मिली बाकी कमेटीज़ के अंदर, वो अगर ये माहौल रहेगा, बहुत तल्ख माहौल है। अगर असेंबली के अंदर मौजूद लोगों ना, टीवी पे तो देखने का कुछ और है, असेंबली में मौजूद हो तो बहुत तलखी हैं। तो केपी के वज़ीर आला आज मौजूद नहीं थी, अलीम गन्नापुर साहब तशरीफ़ नहीं लाए थे, तो शहबाज शरीफ साहब की जो हलफ बर्दारी की तकरीब थी, तो ये एक तल्ख माहौल है यहाँ पे। दूसरी जो मैं बात कर रहा हूँ, तो एक तो ये है कि सीज़ फायर का क्या था, दूसरा ये यूक्रेन और रशिया का जो मामला है ना, ये ऑल्दो इसमें चाइना आया हुआ है बीच में इस वक्त, लेकिन उसके बावजूद जो तलखियाँ वो अपने अरूज पे जा रही हैं, अरूज पे जाएंगी, फिर चाइना का ज़ाहिर है कि कहीं चाइना अपना रोल प्ले करेगा, और चाइना के जो खसूसी मंदूब हैं वो निकले हुए हैं शटल डिप्लोमेसी पे। लेकिन रशिया ने उनके मीडिया में एक टेलीफोन कॉल जो है वो उन्होंने पब्लिक कर दी है, और वो उनका कहना ये है कि ये टेलीफोन कॉल जो है ये हमने ट्रेस की है और उसको उन्होंने लीक कर दी। 38 मिनट की टेलीफोन कॉल है। अभी जो 38 मिनट की टेलीफोन कॉल, इसमें 2 जर्मन जनरल्स बात कर रहे हैं आपस में, नॉन जनरल्स हैं, बाकायदा उनके नाम, ये नहीं कि गुमनाम, नॉन जनरल्स हैं, वो बात कर रहे हैं आपस में, और वही कह रहे हैं कि हमारे जो मिसाइल्स हैं, तोरस मिसाइल्स, वो तोरस मिसाइल्स जो हैं वो हम यूक्रेन भेजने का वो प्लान कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि इसमें थोड़े से बरतानिया के जो हैं वो भी, मतलब उनकी गुफ्तगू से ऐसा इशारा, उसमें इशारे ऐसे हैं कि बरतानिया तो पहले ही मौजूद है यूक्रेन में, और अमेरिकन भी शायद हैं, तो हम भी वहाँ पे अपने भेज देते हैं। अच्छा ये ध्यान में रखें कि अमेरिकन ट्रूप्स जो है वो हो नहीं सकते, यानी नॉन नेटो कंट्री में, और ये वो बातें जो प्रेसिडेंट पुतिन बार बार कहते रहे हैं कि इनके तो फौजी यहाँ पे मौजूद हैं, वो आए तो न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी और मैं टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करूँगा। अभी उन्होंने बात, अब वो टेलीफोन कॉल उन्होंने यहाँ से लीक की है, उसके नतीजे में अब एकदम से सूरत हाल ऐसी हो गई। अच्छा इस पर और उन्होंने जर्मन जो सफ़ीर है मॉस्को में उनको तलब भी कर ली है, एहतजाज भी किया है। अब इसको भी जो वाशिंगटन पोस्ट कह रहा है कि एक तो जर्मन इस जो 19 स्लाइड है, जर्मनी तहकीक कर रहा है कि क्या ये कॉल कैसे
लीक हुई है और ऑफिसर्स क्या डिस्कस कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे ये पूरा। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ये कह रहा है कि अब जर्मनी की बारी है कि वो जो है वो अपने अलाइज को फ्रस्ट्रेट करें। यानी पहले ये मैक्रोन ने काम किया, फिर ये जो है इन्होंने एक्सपोज कर दिया कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के दरमियान जो है वो आपस में मतलब वो कह रहे हैं कि यार वो बरतानिया मौजूद है, अमेरिका, मतलब टेलीफोन कॉल जर्मन, अच्छा जो जर्मन चांसलर हैं उन्होंने तरदीद की सकती, उन्होंने कहा ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है और ये हमारे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा मुहिम है और ये बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता कि जर्मन जो हैं वो वहाँ पे यूक्रेन के अंदर जाएं। मतलब है कि हम ना हमारे लोग मौजूद हैं और ये जो टेलीफोन कॉल है ये, लेकिन ये तहकीकात भी साथ शुरू हो गई हैं। और जो सर्जेई लावरोव हैं उन्होंने कहा है कि ये बहुत बड़ा एक इंकशाफ है कि उस टेलीफोन कॉल में वो डिस्कस कर रहे हैं कि क्रीमिया ब्रिज को कैसे अटैक करना है और वहाँ पे हमने ये तौरस मिसाइल कैसे फायर करनी है और वगैरह 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 वगैरह। तो एकदम से ऐसा नहीं कोई जर्मनी और इंग्लैंड रशिया के दरमियान कोई जंग होने जा रही है। जो बड़ी पुरानी हिस्ट्री बड़ी खौफनाक है जर्मन और रशिया की जंग की, मतलब हिटलर, ठीक है ना, तो ये बड़ी कोई अच्छी हिस्ट्री नहीं है और ऐसे कोई हालात भी नहीं है कि जर्मनी की और रशिया की कोई जंग हो जाए खुदा न खास्ता और ये मामला आगे ख़राब हो। लेकिन तलखियाँ अरूज पे हैं। जिस तरह प्रेसिडेंट पुतिन ने ये न्यूक्लियर वेपन्स की बात की थी ना, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की, इस तरह इतना सीरियसली उन्होंने कभी बात नहीं की और इसको मगरिब में सीरियस ही लिया जा रहा है कि क्या ये क्यों प्रेसिडेंट पुतिन ने इस वक्त बात की है कि हम ये न्यूक्लियर वेपन्स को यहाँ ले आएंगे अगर हमारे यहाँ पर फ़ौजें यहाँ पर आईं, हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर फ़ौजें आईं। तो अब ये साथ ही टेलीफोन कॉल लीक हो गई है कि यूक्रेन में फ़ौजें मौजूद हैं जो नेटो ममालिक हैं उनकी, तो नेटो के उधर से तरदीद हो रही है। अमेरिकन, ब्रिटेन ने भी की है और साथ ही अमेरिकन ज़रा इसके ऊपर अभी तक खामोश है, कमेंट्स नहीं दिए उन्होंने, लेकिन जर्मन ने तो रिएक्ट किया। अमेरिकन कह रहे हैं कि जर्मन तहकीकात कर रहे हैं, तो तहकीकात कर रहे हैं तो फिर उसमें कोई सही बात भी हो सकती है, गलत भी, लेकिन तलखी मैंने कहा अरूज पे बढ़ गई और ख़ासतौर पर उस वक्त बढ़ी है जब चाइना बीच में मीडिएट करने निकला हुआ है। तो ये दो जंगें जो हैं ये बड़ी कॉम्प्लेक्स और इस वक्त आप समझें कि फैसला कुन मोड़ नहीं होते कि हर रोज़ हर वक्त आप नज़र रखें कि वहाँ पर क्या मामला ठंडे हो रहे हैं या मामला मज़ीद ख़राब होने जा रहे हैं। अब ये जो बात है, अब देखें कि मैं इजिप्शियन न्यूज़पेपर को यहाँ पे कोट कर रहा हूँ, एहराम उनका बड़ा अखबार है, वो ये कह रहे हैं कि जी एट स्लाइड में कोट इसलिए कर रहा हूँ कि पता हो कि मुज़ाकरात चल रहे हैं लेकिन वो उसमें इसराइल गायब हो गया। अच्छा जी, अब ये एट स्लाइड है कि इजिप्ट, कतर एंड यूएस नेगोशिएटर्स मेक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस टुवर्ड्स गजा सीज फायर। ये अल-काहिरा न्यूज़ तो बिल्कुल सरकारी वहाँ पे है ना, तो उसको एक प्राइवेट मीडिया सरकारी मीडिया को कोट करता हुआ कह रहा है कि जी आगे बढ़ी हैं और इसमें हमास भी है और इसमें सिग्निफिकेंट कौन कौन से मुल्क हैं, इजिप्ट, कतर, यूएस और हमास, इसराइल नहीं है। सेकेंड डे ऑफ टॉक्स, कल भी हुई और आज भी हुई टॉक्स। अच्छा, उसके बाद अल अरेबिया जो है, जो कि सऊदी अरेबिया का न्यूज़ मीडिया है, वो भी, उसको भी मैं कोट कर रहा हूँ 7th कि मीडिएटर्स इन कायरो पुश फॉर सीज फायर ऑन सेकेंड डे ऑफ गजा ट्रस्ट टॉक्स। यानी गजा में जो सीज फायर की टॉक्स हैं उसका दूसरा दिन जारी है, इसराइल नहीं पहुंचा हुआ और इसराइल के वजीर दिफा अमेरिका में कैमला हैरिस से मिलने जा रही हैं। कैमला हैरिस कह रही हैं सीज फायर, इमीडिएट सीज फायर, इमीडिएट सीज फायर। कैमला हैरिस ने इतनी सख्त तकरीर की है यानी इसराइल के खिलाफ, वो कहती हैं कि जो जब ये ज़ाहिर ह्यूमन राइट्स के लोग वहाँ पे, जो मैंने कहा कि वो कत्लेआम, एक कत्लेआम तो नहीं, तशद्दुद का वाक़या हुआ था तकरीबन 60 साल पहले, तो वहाँ पर वो इज्तिमा होता है अमेरिका में, तो वहाँ से उसे खिताब करते उन्होंने कहा कि वहाँ पे लोग जो हैं वो पत्ते खा रहे हैं, इस वक्त दरख्तों के पत्ते खा के अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बच्चे जो हैं वो दम तोड़ रहे हैं और बड़ी जज्बाती तकरीर की। कैमला हैरिस ने ये फ़र्स्ट टाइम इस तरह की स्पीच की, इतनी जज्बाती एज अ वाइस प्रेसिडेंट, और वही मिलने जा रही हैं उस तकरीर के फ़ौरन बाद इसराइल के वज़ीर दिफा। तो पूरी दुनिया का मीडिया और ज़ाहिर प्रेस के सामने भी वो शायद आएँ और वो बात भी करें, बयानात भी दें और इसी दौरान वो फोर्स भी करें कि मतलब हुकूमत गिरानी तो गिराओ, अलग होना है तो अलग हो, जो करना है करो। लेकिन नहीं होता तो अब अमेरिका जो कि सीज़ फायर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है, तो करारदाद पेश होगी तो अब वो वीटो नहीं कर सकता, क्योंकि इससे पहले वो कह रहे थे कि हम इसलिए सीज़ फायर की करारदाद को वीटो कर रहे हैं कि हमें पॉज और दूसरे मुज़ाकरात हमारे ख़राब हो जाएंगे, जो हमारा पूरा पेरिस फार्मूला है वगैरह वगैरह वगैरह। तो अब ये सिचुएशन ऐसी है कि नाउ नेवर, और अब चूँकि रमज़ान बिल्कुल करीब है, तवक्को ही है क्योंकि आज पीर का रोज़ है और अमेरिका में ज़ाहिर है कि अभी दिन है, सुबह हुई है,
तो शाम तक देखते हैं कि वहाँ क्या प्रोग्रेस होती है और कल उसे डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर आज सीज़ फायर नहीं होता तो प्रेसिडेंट बाइडेन की जो पॉलिटिकल पोजीशन है वो बड़ी अजब सी हो जाएगी। जिन्होंने कहा था कि पीर के रोज़ जंग बंदी हो जाएगी, इसराइल मान गया है, इसराइल मान गया है और गेंद अब हमास के कोर्ट में, उनका ये बयान आया था। तो हमास तो बैठी है कायरा में, वो तो बैठे हुए हैं कायरा में। तो ये अब अमेरिका के लिए एक ऐसा इशू है जो और रशिया ने भी अपना काम कर लिया, टर्की में भी मुज़ाकरात हो रहे हैं, कायरो में भी हो रहे हैं, जॉर्डेनियंस ने साथ उनके सपोर्ट किया इसमें एयर ड्रॉपिंग। तो अब मुल्कों की भी एक लिमिट है जहाँ पे पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी है और प्रेसिडेंट बाइडेन ये कहें कि मेरी बात जो है नेतन्याहू नहीं मान रहा, जिसकी बात अपने मुल्क में नहीं लोग मान रहे हैं, इंतहाई गैर मकबूल आदमी है। तो देखते हैं कि 24 घंटों में क्या खबर आती है। सीज़ फायर होता है तो भी नई सूरत हाल जन्म लेगी और नहीं होता तो भी नई सूरत हाल जन्म लेगी, ना सिर्फ गज़ा में बल्कि पूरे खत्ते, ये शायद पूरी दुनिया में। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गुर्दोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।